डायरेक्ट shear stress in triangular क्रॉस सेक्शन। देख लो जरा एक मिनट, बीम दिया हुआ है कोई, इस पर यूडीएल यूवीएल ट्रांसफर लोडिंग लग रहा है, सेक्शन साइड व्यू दिया है, क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से, तो इसका विड्थ है बी या टी, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है मान लो आपको h, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, h है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h/3, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 2h/3। मान लो ये पॉइंट है, मान लो बॉटम से वाई डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया k, इस पे निकालना है हमको डायरेक्ट shear स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है, y क्या सिग्मा क्या था my/i, तो वहाँ y फिक्स है, y डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि y आपको न्यूट्रल एक्सिस से लेना है, जो आपको इजी पड़े वहां से रख लिए, इसलिए फिगर के साथ फॉर्मूले याद रखने। पिछले केस में y रेक्टेंगुलर सेक्शन में y न्यूट्रल एक्सिस से लिया था, कहीं से भी ले सकते हो जहाँ y, यहाँ कोई फिक्स नहीं, बेंडिंग की तरह फिक्स नहीं कि y के डिस्टेंस, y न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस है, जो आपको इजी पड़े वो रख लिए, जो कैलकुलेशन करने में इजी पड़े। इसलिए जिसकी जो वैल्यूज आएंगे वो हम याद रखेंगे, तो फिगर के साथ याद रखेंगे y हमने कहाँ से लिया था, जहाँ से ले सकते हो जहाँ आपकी मर्जी हो, जो इजी पड़े। तो यहाँ से y लिया, अब ये पॉइंट न्यूट्रल के नीचे, तो नीचे का एरिया हो गया, तो ये वाला एरिया हो गया, ऐसे k पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ निकालेंगे तो VQ/IT रखेंगे, तो यहाँ का विड्थ निकालना पड़ेगा, तो ये विड्थ मान लो B डैश है आपका, ऐसे B वहाँ पे, B डैश ये y डिस्टेंस पे लिया, तो ये K पॉइंट है। तो सेम जैसे पिछले केस में किया रेक्टेंगुलर सेक्शन, वैसे निकाल देंगे। तो टाउ कैलकुलेट करें K पे VQ/IT, V जो सेक्शन कट किया वहाँ का वैल्यू, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ट्रायंगुलर सेक्शन, क्या होता है फॉर्मूला BDQ/12 36 कितना BT3, B के रख दो या T रख दो, एक ही बात है, T दैट BD3/36 TH3/36, या B में रख दो, एक ही बात, कैसे वजह से लेते हो वैसे ले लो, BH3/36। T यहाँ का विड्थ, ये कितना है B डैश, कैसे निकलेगा, देखो जरा यहाँ से HMM मूव कर रहे हैं तो विड्थ कितना है, HMM मूव किया तो विड्थ कितना है B, तो 1 mm मूव करेंगे बॉटम से, कितना विड्थ आएगा B/H, और यहाँ से y जाएंगे तो y में मूव करेंगे, कितना विड्थ आएगा B/H इंटू वाई, दिस वाला, तो ये उसका विड्थ हो गया B/H इंटू वाई, B डैश कितना हो गया B/H इंटू वाई, Q क्या YC इंटू है, इसके नीचे का एरिया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 1/2 B डैश इंटू वाई, ये वाला एरिया कितना 1/2 B डैश कितना है B/H इंटू वाई और y, तो ये क्या हो गया एरिया। और YC क्या होगा, YC देखो जरा, इस एरिया का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होगा, इसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये y है, तो ये कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 2y/3, और पूरा कितना है ये 2h/3, ये 2y/3 कितना बचा, ये हो जाएगा 2h/3 माइनस 2y/3, दिस वैल्यू। ये जो एरिया लिया आपने, इस एरिया का सेंट्रॉइड यहाँ से कितना, बॉटम कितना होगा 2y/3, पूरा कितना y है, और ये कितना है 2h/3, तो कितना बचा ये 2h/3 माइनस 2y/3, न्यूट्रल उस शेडेड जो आपने एरिया लिया, उस एरिया के सेंट्रॉइड के न्यूट्रल एक्सिस से, तो 2h/3 माइनस 2y, तो कितना हो गया 2/3 h माइनस y, तो ये क्या हो गया YC। अब सॉल्व कर लो जरा इसको, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से यहाँ 12 हो गया, B/HY कैंसिल यहाँ से, तो टाउ का वैल्यू कितना 12V/BH3, कितना y मल्टीप्लाई कर दो HY माइनस y², दिस वाला, जैसे पिछले केस में कितना आया था 6V/TD3 D²/4 माइनस y², वो याद रखना है, जो ब्रैकेट में आ गया वो याद रखना है, नहीं तो अगले साल याद रखना पड़ेगा, किसी ना किसी याद तो याद रखना ही पड़ेगा, ये ना सोचो कि बिना याद रखे ही पहुंच जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों आ गया क्वेश्चन, नहीं सोचो जरा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मान लो यही आ गया, मान लो आपसे पूछ लिया कि न्यूट्रल से एक्सिस से 10 mm पे बताओ कितना शेयर स्ट्रेस है, तो मैक्सिमम तो पूछा नहीं उसने, 10 mm पूछा। अब ये फॉर्मूला आपको याद नहीं था, लेकिन करना आता है, 2 स्टूडेंट हैं, एक को याद तो तुरंत फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू रख के आंसर निकाल दिया, दूसरे वाले ने क्या पूरा सॉल्व करके यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, तीसरा एक है उसको तो आता ही नहीं, वो तो ऐसे ही बाहर है, उसकी बात ही नहीं कर रहे। उन दो की बात करें जिनको आता है,
उसमें एक ने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, सीधे पुट किया, सॉल्व कर दिया। एक ने क्या किया, उसको भी आता था, उसने पूरा सॉल्व करना पड़ा, टाइम बढ़ गया उसका। जो जिसने टाइम बचाया यहाँ पे वो अगला क्वेश्चन करेगा। इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर सब शॉर्ट नोट्स में जाएगा, शॉर्ट नोट्स एकदम टिप पे रहेगा, एकदम टिप पे है सब कुछ चीज़ें। मेहनत कर रही थी, ईमानदारी से मेहनत करनी, बस ये नहीं कि बस शौक ही हम मेहनत कर रहे हैं। शौक के लिए पढ़ाई कोई नहीं करता है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कह रहे हैं वैसे फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कह रहे हैं वैसे फॉलो कर लिया आपने। शुरुआत में सब पहली बार सीखते थोड़ा टफ लगता है कि पहले जब टॉपिक सीख लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। फिर जब हम टेस्ट 3 तक पहुंचते हैं तब लगता है अच्छा हाँ हम ये ऐसे सीख रहे हैं। लेकिन जैसे उससे पहले कह रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करना। तो ये वैल्यू बना टाउ का, ऐसे आगे। अब देखो जरा टाउ मैक्स कैलकुलेट करें, तो यहाँ से टाउ मैक्स के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो। टाउ मैक्स डिफरेंशिएट कर दिया, डी टाउ बाई डी वाई इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से h माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया, h बाई 2। और y कहाँ से लिया, देखो जरा, y लिया आपने यहाँ बॉटम से, y h बाई 2 में न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, इसका मतलब यहाँ न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम नहीं आ रहा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका न्यूट्रल एक्सिस हमेशा मैक्सिमम आए। इस केस में दिख रहा है क्लियरली कि न्यूट्रल एक्सिस में वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम मिले, यहाँ नहीं है, देख लो। y रख दो h बाई 2, यहाँ से निकल जाएगा मैक्सिमम। तो रखो टाउ मैक्स कैलकुलेट करें, 12v अपॉन बी एच क्यूब, एच वाई कितना है, h बाई 2 और माइनस एच स्क्वायर बाई 4। सो 12v अपॉन बी एच क्यूब, एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 कितना हो गया, एच स्क्वायर बाई 4। तो 4 3 हो गया, तो 3v अपॉन कितना, बी एच। अब टाउ एवरेज क्या होता है, शेयर वॉज अपॉन एरिया। एरिया कितना, यहाँ ट्रायंगुलर सेक्शन है 1/2 बी एच, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो क्या हो गया, टाउ मैक्स दैट इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज, इस वैल्यू। बट ये वैल्यू मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं आ रहा, कहीं और आ रहा है। तो कल को ट्रायंगुलर में पूछेगा तो टाउ एवरेज निकाल देंगे, पहले 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जरा, कल को मान लो पूछ सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस मैक्स कितना वैल्यू, वो निकालो, तो वो चेक कर रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस में देखो जरा, इस केस में यहाँ पे निकालना है न्यूट्रल एक्सिस पे कितना वैल्यू, कहीं भी निकाल सकते हैं सेक्शन के अलाउ, डेप्थ के अलाउ। तो यहाँ पूछा न्यूट्रल एक्सिस पे तो कितना, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2h/3। तो ये फॉर्मूले रख दो, ये जनरल फॉर्मूला जो निकला है इसे पुट कर दो, तो यहाँ से टाउ दैट एट न्यूट्रल एक्सिस आ जाए, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो टाउ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर रहा है, तो टाउ न्यूट्रल एक्सिस के लिए y कितना हो गया, 2h/3। ये फॉर्मूला है, इसमें रख दो, पुट कर दो यहाँ वैल्यू, 12v अपॉन बी एच क्यूब। तो टाउ दैट कितना, 12v अपॉन बी एच क्यूब, एच वाई कितना, 2h/3 माइनस 2h/3 का स्क्वायर 4h स्क्वायर बाई 9। तो यहाँ से 12v अपॉन बी एच क्यूब, ये कितना, 2h स्क्वायर बाई 3 कितना हो जाएगा, 2h 3 6h स्क्वायर, 6h स्क्वायर बाई 9 और 2h स्क्वायर बाई 9। तो यहाँ से कितना देखो जरा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो टाउ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है, 4/3 और v h स्क्वायर से h हो गया, 2 नीचे ले जाओ तो 1/2 बी एच। तो यहाँ से टाउ न्यूट्रल एक्सिस कितना हो गया, 4/3 टाउ एवरेज। मैक्सिमम कितना है, 3/2, ये 4/3, इससे कम वैल्यू ऐसे आ गया। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना है, कल को न्यूट्रल एक्सिस पूछेगा तो 4/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैसा फिगर आया, फिगर कुछ आपका ऐसे इस तरह से है। तो ये आपका दैट मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम कितना आया, 3/2 टाउ एवरेज। ये कितना डिस्टेंस में, बॉटम से h/2 पे। और ये न्यूट्रल एक्सिस, टाउ न्यूट्रल एक्सिस कितना आया, 4/3 टाउ एवरेज। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 2h/3 पे न्यूट्रल एक्सिस पे। तो ये फिगर पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है, जो ब्रैकेट में से जितना लिखा हुआ है, ये फिगर सब आपका शॉर्ट नोट्स में जाएगा। वो डायरेक्ट ध्यान रखा, कन्वेंशनल में आएगा तो पूरा से सॉल्व कर देंगे, कैसे निकाला है इस तरह से। देख लो फिर से एक बार। तो बीम दिया था कोई 2 मीटर 3 मीटर का, उसमें कोई ट्रांसफर लोडिंग होगा, पॉइंट लोड, यूडीएल यूवीएल कुछ भी। तो अब उसका सेक्शन साइड व्यू कह रहा है से निकालो किसी पॉइंट पे, तो यहाँ निकालना है। पॉइंट न्यूट्रल इसके नीचे है तो नीचे का एरिया, वाई ले लिया बॉटम से, कहीं से ले सकते हो आप, जहाँ मर्जी। बेंडिंग एक्सिस में क्या था, वाई फिक्स था, न्यूट्रल एक्सिस पे था, न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस था वाई। इसमें आप जो आपको इजी पड़े, पिछले केस में हमने वाई लिया था न्यूट्रल एक्सिस से, इस बार बॉटम से ले रहे हैं, जो इजी पड़ेगा। इसी जो वैल्यूज हैं फिगर के साथ ध्यान रखने की, वाई कहाँ से लिया था। तो यहाँ पे निकालना इसके नीचे का एरिया,
अब ये y है, ये पूरा ये 2h/3 था पूरा, तो VQ/IT, यहाँ का विड्थ निकालो कितना होगा। देखो यहाँ से जब आप HM में मूव कर रहे हो, विड्थ B है 1 mm में, y mm में, B/h इंटू y, तो ये B/h इंटू y, VQ/IT I क्या हो गया, BDQ/12, BDQ/36 बिकॉज ट्रायंगुलर सेक्शन, विड्थ हो गया B डैश, Q YC इंटू A, तो ये वाला एरिया कितना 1/2 B डैश इंटू y, और इसका सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, ये 2y/3 हुआ तो कितना हो जाएगा 2h/3 माइनस 2y/3, तो YC वैल्यू यहाँ से टाउ इतना आ गया, y का स्क्वायर है इसलिए पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन टाउ मैक्स के लिए डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, तो यहाँ से y इक्वल टू h/2 पे मैक्सिमम आ रहा है, वो y इक्वल टू h/2 पुट कर दिया, यहाँ सॉल्व किया तो टाउ मैक्स 3/2 टाउ एवरेज इस वैल्यू, टाउ मैक्स मिल गया। तो ना टाउ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो y कितना डिस्टेंस 2h/3 पे, तो 2h/3 रख दिया, पुट किया, कितना वैल्यू आ रहा है 4/3 टाउ एवरेज, y बॉटम से लिया ऐसे ये फिगर, तो इस तरह से हर पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। देखो ध्यान से, कहीं डाउट लगता है तो कम्युनिकेट कर लोगे, समझ लिया है तो इसको अपनी मेन कॉपी नोट करो, अच्छे समझ लो, उसके बाद तुरंत रफ कॉपी पे पूरा प्रैक्टिस करो, तुरंत करना है प्रैक्टिस रफ कॉपी पे, मतलब 2 बार करो, एक बार आप अपनी मेन कॉपी लिख रहे हो, ये समझ लिया आपने, मेन कॉपी लिख लिया, फिर देख लो उसका रफ कॉपी जब प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल देखना नहीं, अपने आप से पूरा सॉल्व किया, और जैसे ही रफ कॉपी पूरा सॉल्व कर लेते हैं बिना देखे हुए, बस आप सीख गए, और क्या, बस उसके बाद रिवीजन जितना रहता है वो वही रहता है, उसके बाद सब सीख जाते हैं। अब नहीं करोगे रफ कॉपी पे तो अभी तो सब दिखेगा, 2 दिन में सब भूल जाएंगे, तो दूसरा प्रैक्टिस कर रहा है तो हम तो आपको तरीका बता सकते हैं भाई ऐसा करो, क्यों, इतने साल के एक्सपीरियंस है भाई, ये बेस्ट रहता है। अगर वो रफ कॉपी आप चलाते रहोगे उसका बहुत कॉन्फिडेंस आता है, उससे न्यूमेरिक चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर ली सब सीख जाते हैं। कर लो नोट।
टफ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट शेयर से हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर सेक्शन में निकाला है, ऐसे ही हमने ट्रायंगुलर में निकाला है। ऐसे हम किसी भी सेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्या हमारा पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, गेट का ऑब्जेक्टिव है, ईएस का ऑब्जेक्टिव है, तो दो कैलकुलेट कर लिए, बाकी दो के रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर दे रहे। सॉल्व ऐसे ही होगा सेम, तो इन दोनों को हम कन्वेंशनल बैच में सॉल्व करेंगे, वहाँ यूज करेंगे, लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर दे रहे हैं। जैसे मान लो सर्कुलर सेक्शन हो जाए, दैट सर्कुलर सेक्शन, बीम दिया, ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है, सेक्शन सर्कुलर है, तो डायग्राम पैराबोल डेप्थ के लॉन्ग कैसा है, पैराबोलिक। तो यहाँ जो टाउ मैक्सिमम निकालते हैं, टाउ मैक्सिमम इसमें निकल के आता है दैट 4/3 टाउ एवरेज, दिस वैल्यू। और जो एवरेज वैल्यू है दैट टाउ एवरेज, मान लो इसका डायमीटर डी दिया है, तो डी दैट इक्वल टू 2r। तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से r/2 पे, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, टाउ एवरेज, टाउ एवरेज दैट इक्वल टू r/2 डिस्टेंस। अभी सब कैलकुलेट करेंगे पूरा हम, कन्वेंशनल क्वेश्चन का 20 नंबर का पूरा फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, वहाँ सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल बैच में। अभी ऑब्जेक्टिव के लिए पहले रिजल्ट यूज कर दिए। तो टाउ एवरेज क्या होगा, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, वी एरिया कितना, π/4d²। तो टाउ ये निकल जाएगा बहुत इजीली, उसके 4/3 का मल्टीप्लाई करके, टाउ मैक्स सर्कुलर सेक्शन दिया उसके लिए। सेम ऐसे मान लो डायमंड सेक्शन दिया, तो मान लो डायमंड सेक्शन दिया, तो डायमंड सेक्शन इस तरह से है, तो मान लो ये पूरा दैट डेप्थ दिया आपको दैट h, ये पूरा आपका h। डायमंड कैसे बनता था, वो रेक्टे स्क्वायर था, उसके डायगोनल्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दिया, डायमंड सेक्शन बना है ऐसे। तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ डायग्राम बना है, तो इसका डायग्राम कुछ आपका ऐसे इस तरह से, तो ऐसे आ रहा है। यहाँ जो ये वैल्यू जो है टाउ मैक्स दैट इक्वल टू 9/8 टाउ एवरेज, दिस वन टाउ मैक्स दैट 9/8 टाउ एवरेज, सिमेट्री है। ये डिस्टेंस यहाँ से दैट h/8, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से 3h/8, सेम ऐसे ही ये h/8 3h/8। अब ये फुल 20 मार्क्स का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ये अभी 2-3 साल पहले कन्वेंशनल बैच में पूछा है कि प्रूव करके दिखाओ इतनी वैल्यू, देखो कैसे निकलेगा। ये ऐसे दिया है, डायमंड सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो देखो जरा वही सेम जैसे ट्रायंगुलर में सॉल्व किया था, कैसे लेंगे, यहाँ से मान लो वाई डिस्टेंस ले लिया टॉप से वाई पे, तो इसके ऊपर का एरिया, ये एरिया हो गया, इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हो गया, तो टाउ वो निकलेगा जनरल फॉर्म जैसे बना था रेक्टेंगुलर में ट्रायंगुलर में, सेम उसको टाउ मैक्स के लिए डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये करेंगे हम कन्वेंशनल बैच में, लेकिन अभी रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर दिया, पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए। तो दो हमने प्रूव कर लिए, सेम ऐसे टाउ VQ/80 से ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके रिजल्ट अभी पहले हमको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं, चारों के रिजल्ट हमको डायरेक्टली टिप पे याद होने चाहिए कैसे। तो सर्कुलर सेक्शन 4/3 टाउ एवरेज, टाउ मैक्स एवरेज निकल जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 9/8 टाउ एवरेज, यहाँ से h/8 डिस्टेंस पे। एवरेज एरिया, एरिया टाउ एवरेज निकाल दो, टाउ एवरेज शेयर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा 1/2, दो ट्रायंगल है h इंटू h/2, और दो ट्रायंगल है तो इंटू 2, तो 1/2 h इंटू h/2 इंटू 2, दैट यहाँ से डायमंड सेक्शन इसमें निकाल दिया। तो ये चारों के रिजल्ट को हमको डायरेक्टली ध्यान रखना है, चारों के चारों शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट जाएंगे, नोट कर लो इसको।
एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और आता है, कई डिफरेंट फिगर दिए होते हैं, अब बोलता है कि इसमें डायरेक्ट शेष का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वही अब चेक कर रहे हैं। तो हेडिंग दे दो डायरेक्ट शेष डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन। डायरेक्ट शेष डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन। तो फिगर बनाना साथ साथ थोड़ा गैप दे देना उसमें डायग्राम बनाने के लिए। सो ये डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं, इनमें हमको डायरेक्ट शेष का जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आएगा वो देखना। तो वी क्यू बाई आई टी होता है डेप्थ के अलॉन्ग पैरा, जब भी डेप्थ के अलॉन्ग मूव करो पैराबोलिक है। तो बनाए डायग्राम देखो, तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट करना होता है। तो जब भी डेप्थ के अलॉन्ग मूव कर रहे हो पैराबोलिक, यहाँ से ऐसे पैराबोलिक आया, उसके बाद देखो जरा प्लेन से वेब में जा रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ बढ़ेगा कम होगा, बोलो। वी क्यू बाई आई टी है, प्लेन से वेब में जा रहा है, थिकनेस कम हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा इंक्रीज करके, तो यहाँ इंक्रीज करके। उसके बाद फिर से पैराबोलिक आपका इस तरह से, जब भी डेप्थ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं पैराबोलिक। तो ये 4 फिगर दिए होंगे, मैं कौन सा बेस्ट फिगर होगा सेलेक्ट कर लेंगे, वैसे बना दिए डेप्थ के अलॉन्ग पैराबोलिक। एस सेक्शन दिया हुआ ऐसे, तो यहाँ बनाया डायग्राम, तो यहाँ तक तो ऐसे ही है, सेम सिमेट्री है, सेम है आपका डायग्राम ऐसे। उसके बाद क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो डिक्रीज करके यहाँ डिक्रीज किया ऐसे, तो यहाँ डायग्राम आपका ऐसे, डेप्थ के लॉन्ग दैट पैराबोलिक। सेम इस केस में बॉक्स सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ तक डायग्राम आपका ऐसे ही आया। उसका फिर क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो फिर से कम हो गया ऐसे, तो यहाँ फिर डेप्थ के लॉन्ग दैट पैराबोलिक ऐसे। सो दैट पैराबोलिक सेज बना। नेक्स्ट ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट दिया, बीच में एक सर्कुलर होल है, तो यहाँ बना है, तो बीच सर्कुलर होल है, तो यहाँ तक डायग्राम आपका ऐसे आया। अब उसका देखो सर्कुलर होल है, मतलब विड्थ कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा, तो वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे इंक्रीज किया। अब इसमें देखो जरा एक मिनट, इस वाले केस में यहाँ पे इंक्रीज किया था लेकिन सडन इतना वैल्यू बढ़ा, तो वहां पे क्या है, क्यों, देखो जरा इसमें क्या है, विड्थ आपकी एकदम 150 mm से 10 mm हो गई। वी क्यू आई टी होता है, तो टी एकदम से 150 से 10 हो गया, तो इसलिए एकदम सडन चेंज, इतना वैल्यू बढ़ गया, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ विड्थ आपकी इतनी है, और जरा सा डी से नीचे जाओगे तो आपका कितना बहुत माइन्यूट चेंज होगा। बट टी सेक्शन में क्या हो रहा है, प्लेन से वेब में जाने पे क्या है, 150 mm से एकदम से 10 mm हो गया, तो एकदम सडन चेंज दिखाया, तो ऐसे चेंज आ रहा है इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जरा सा डी से नीचे जाओगे इतना चेंज नहीं है, इसलिए आपका यहाँ वैल्यू बढ़ा तो वो ये जो सडन चेंज दिखा रहे हो आप, ऐसा यहाँ पे नहीं आ रहा, सिंपल यहीं से स्टार्ट हुआ है ऐसे। क्यों, ये यहाँ 150 mm है, तो 150 माइनस बहुत माइन्यूट चेंज है, इसलिए वैल्यू आपका ऐसे इस तरह से। सेम इस केस में कंटिन्यूसली आपका विड्थ चेंज हो रहा है,
तो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करें, तो यहाँ क्या कंटिन्यूसली विड्थ चेंज हो रहा है, तो हमें मालूम है विड्थ विड्थ लगातार कम हो रहा है तो वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगा। तो यहाँ डायग्राम बना है, तो यहाँ तक ऐसे आया, उसके बाद क्या विड्थ कम हो रहा है वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। फिर डेप्थ के अलॉन्ग पैराबोलिक, फिर विड्थ बढ़ गया, विड्थ कम हो रहा है वैल्यू बढ़ गया, फिर पैराबोलिक, फिर विड्थ कम हो रहा है वैल्यू बढ़ गया। तो ऐसे डायग्राम इस तरह से है, डायरेक्ट शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में बना सकते, सब केसेस बना दिया। देख लो फिर से एक बार, जब भी स्टार्टिंग जीरो से, यहाँ स्टार्टिंग जीरो से, डेप्थ के अलॉन्ग पैराबोलिक, प्लेन से वेब में गए, विड्थ कम हो रहा है वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, फिर डेप्थ के अलॉन्ग पैराबोलिक। ऐसे एस सेक्शन, यहाँ पे विड्थ बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो रहा है, जब भी डेप्थ के अलॉन्ग है पैराबोलिक। बॉक्स सेक्शन, यहाँ विड्थ बढ़ रहा है वैल्यू कम करके। यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, रेक्टेंगुलर प्लेट है, बीच सर्कुलर होल दिया है, तो यहाँ विड्थ कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? यहाँ पे क्या है देखो जरा, ये 10 mm से एकदम से 150 mm हो रहा है, यहाँ 150 था जस्ट ऊपर, डी नीचे 150 माइनस 10 नहीं हो जाएगा एकदम से, बहुत माइन्यूट चेंज है, इसलिए वैल्यू वही आपका स्टार्टिंग जीरो से पैराबोलिक बना, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका विड्थ कम हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसा सडन चेंज नहीं है इस तरह से। सेम इस केस में यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली विड्थ कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे बना दिया। तो ये पूछता रहता है, कोई फिगर दिया होगा, चार फिगर, कोई एक फिगर देगा क्रॉस सेक्शन का, चार फिगर दिए होंगे, कौन सा बेस्ट है वो सेलेक्ट करना होता है, तो ये बना देंगे ऐसे इस तरह से, नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं इसको।
बुकलेट खोलना जरा, ये बुकलेट आपका है, उसमें पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो ध्यान से, पहले वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इफ अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये गेट के एग्जाम का ही कुछ गेट ने पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से, पहले पढ़ लिया अब आपने, देख लो जरा। इफ अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल shear force V, the shear force carried by the upper 1/3 of the section। तो बीम दिया है कोई 3 मीटर 4 मीटर का, उस पर कोई लोडिंग लग रहा होगा, तो कहीं सेक्शन जहाँ कट किया वहाँ शेयर फोर्स V है, तो ये सेक्शन है, तो बोल रहा है कि इसका अपर 1/3 सेक्शन कितना शेयर फोर्स रजिस्ट करेगा वो निकालना। तो देख लो जरा एक मिनट, तो विड्थ मान लो ये आपका B या T हो गया, डेप्थ दिया है D, तो ये न्यूट्रल एक्सिस, अपर 1/3 सेक्शन, तो अपर 1/3 सेक्शन में आपको ऐसे बना ये वाला पार्ट, तो ये D/3, ऐसे ये आपका D/3, ये यहाँ तक D/3, ऐसे ये D/3 और ये D/3, तो बोल रहा है पूरा सेक्शन जो शेयर फोर्स V बियर कर रहा है, तो ये जो अपर 1/3 सेक्शन है कितना शेयर फोर्स रजिस्ट करेगा वो निकालना है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ पे हमको मालूम है शेष का डायग्राम कैसे आता है, पैराबोलिक बनता है इस तरह से, ऐसे इस तरह से बनता है। अब फोर्स निकालना है इस पोर्शन में, फोर्स क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू डेप्थ, विड्थ कितना है B और डेप्थ कितना है D/3। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए स्ट्रिप लेना पड़ेगा, जैसे PL/A में किया था। हाँ, ये डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, डायरेक्टली देते स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स, तो एरिया क्या है B इंटू डेप्थ ये वाला, और उसमें डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए पहले स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिप क्यों लेना समझ में आना चाहिए, बिकॉज डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी किया, वेरी ना करता स्ट्रेस डायरेक्टली लिख देते, तो वही किया। तो पहले यहाँ पे y डिस्टेंस पर dy का स्ट्रिप ले लिया ऐसे, तो y पर ये dy का स्ट्रिप लिया ऐसे, तो ये स्ट्रिप में पहले हम निकाल दें फोर्स कितना है, बाकी इसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखो जब स्ट्रिप पे निकालो फोर्स, dF फोर्स स्ट्रिप पे, स्ट्रेस इनटू एरिया, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ऐसे। अब उसके बाद देखो जब ये फोर्स मिल जाएगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, तो पूरा फोर्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इतने निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है आपका D/6, और ये कितना हो जाएगा पूरा D/2, तो इंटीग्रेशन कितना होगा D/6 से D/2, और dA क्या है, d हो जाएगा T इंटू dy, और टाउ का जनरल फॉर्मूला प्रूव किया ही था अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन में, क्या था फॉर्मूला, 6V/TD3 और D²/4 - y²। अब ये फॉर्मूला भूल गए आप, तो पूरा प्रूव करके लाना पड़ेगा, प्रूव नहीं आता है तो उस साल ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उस साल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये है लास्ट आंसर, लास्ट आपका जिस्ट पूरे साल की पढ़ाई का, इसलिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा क्या पूछ ले भगवान जाने, किसी को नहीं पता। अभी गेट के एग्जाम पूछा ही हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये पिछले 20 साल 25 साल का गेट का बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, बाकी सब सिंपल ही पूछे हमेशा, लेकिन पता नहीं ना किस साल कौन सा पूछेगा, हमें तो सब कुछ मालूम होना चाहिए, इसके जैसा पूछेगा कर लेंगे। तो ये टाउ का फॉर्मूला इसको यहाँ पुट कर दिया, dA T इंटू dy, और D/6 से D/2 इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फोर्स निकल के आ जाएगा। देख लो फिर से, क्वेश्चन बोल रहा है क्रॉस सेक्शन जहां कट किया वहां पे शेयर फोर्स, ये पूरा क्रॉस सेक्शन शेयर फोर्स V बियर कर रहा है, तो इसका अपर 1/3 सेक्शन कितना फोर्स रजिस्ट करेगा वो निकालना। फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया विड्थ इनटू डेप्थ, बट डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए स्ट्रिप लिया, तो पहले y पे dy का स्ट्रिप ले लिया। स्ट्रिप पे निकाल लो फोर्स कितना होगा, टाउ शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, टाउ इंटू dA, टाउ इंटू T इंटू dy, dA क्या हो जाएगा, टाउ मालूम है, जनरल फॉर्मूला निकाला था, इसको यहाँ पुट कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, D/6 से D/2, क्यों, अपर 1/3 सेक्शन निकालना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, करके वहाँ पे जो ऑप्शन है सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ते हैं आपके करने के लिए खुद, क्यों, क्योंकि एग्जाम में नहीं होगा मालूम आपके पास आंसर, तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा गलत है कि सही है, सोचोगे, तो वो सब चीज़ें भी आनी, वो दिमाग में चलनी चाहिए, वो सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए जानबूझ के इंटेंशनली छोड़ा जाता है कि आप सॉल्व करो खुद से। नोट कर लो इसको, तो ये 2 मार्क्स से गेट का क्वेश्चन था, सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लो।
तो हमने बीम पे ट्रांसफर लोडिंग से बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दिया, डायरेक्ट शेयर से कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह पढ़ सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ने के लिए हमको बेंडिंग डायरेक्ट शेयर का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए पहले उसको पढ़ लिया। अब हम उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस को चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, फॉर इंटरव्यू पर्पस और मेंस के लिए भी, कन्वेंशनल में भी क्वेश्चन कंटिन्यूसली आते हैं। तो बात क्वेश्चन का नहीं है, बात इंपॉर्टेंस की। अगर आप दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर है जिस पे लोडिंग लगता है, जो हम डिज़ाइन करते हैं, वो बिना प्रिंसिपल स्ट्रेस के डिजाइनिंग नहीं हो रहा। हर जगह प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपका यूज होगा। तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए उसी को आप देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। जरूरत पड़ेगी लेकिन उसको आगे हेडिंग दे देंगे, खाली इतना हेडिंग दे दो प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, वो सब धीरे पढ़ेंगे। पहले हम एक एप्लीकेशन देख रहे हैं इसका, जिससे ये एक्सप्लेन होगा कि जरूरत हमें पड़ती क्यों, क्या जरूरत है इसका। कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है दैट इज डिजाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। स्ट्रेंथ का मतलब है कि लोडिंग से जो स्ट्रेस आ रहा है वो निकालो, वो उस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, जो आपने यूटी मशीन से निकाला था स्ट्रेंथ। जैसे माइल्ड स्टील का टेस्ट किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, सिग्मा वाई 250 मेगा पास्कल था, वो उसका स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे लोड लग रहा है, उस लोड से जो स्ट्रेसेस आ रहा है वो निकालो आप, उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करो। वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है वो स्ट्रेंथ और मटेरियल से कम है, तो वो आपका सेफ डिजाइन है। तो जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, उसका स्ट्रेंथ तो हमको पता ही है, यूटीएम मशीन से टेस्ट किया हुआ, उसकी वैल्यू पता है। आगे फैक्टर सेफ्टी भी आएगा, थ्योरी फ्लो में, उसको आगे देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, उस लोडिंग जो लगाया है स्ट्रक्चर मेंबर पे, उससे कितना स्ट्रेस आ रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह वो सब निकालना पड़ेगा। तो बीम स्ट्रक्चर कोई भी हम डिजाइन करते हैं, वो बिना बीम और कॉलम के डिजाइन नहीं होता। बीम और कॉलम, बीम यूज कर रहे हैं, कॉलम यूज कर रहे हैं, तो चाहे बीम हो वहां भी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, चाहे कॉलम हो वहां भी प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी पहले हम बीम का बात कर रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन कैसे है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, इसको एक एग्जांपल से ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बीम दिया आपको, तो बीम है से मान लो यूडीएल लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी लोडिंग हो सकता है। मान लो इस पे ऐसे यूडीएल लग रहा है, क्रॉस सेक्शन होगा, ये फ्रंट से बीम दिखाई दे रहा है, साइड से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। तो लेंथ मान लो इसका एल दिया हुआ है, तो ये मान लो पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट है आर यहाँ पर ऐसे। अब क्रॉस सेक्शन मान लो आपका कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सी सेक्शन, टी सेक्शन, कुछ भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल आई सेक्शन दिया, क्रॉस सेक्शन मान लो आपको ऐसे आई सेक्शन है। तो यहाँ पॉइंट ले लिए, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट, ई पॉइंट, ऐसे ले लिया। अब बीम पे ट्रांसफर लोडिंग है, इससे हमको मालूम है एक तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस आता है। इस बीम का यूडियल दिया है डब्ल्यू का, सो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका जब आप एसएफडी ड्रॉ करते हो, तो एसएफडी कुछ आप कैसे बनता है, WL/2। एसएफडी बीएमडी का पहला क्वेश्चन हमने यही किया था, ये पी पॉइंट, ये आर, ये क्यू, तो ये इसका एसएफडी हो गया। फिर बीएमडी ड्रॉ करते हो तो बीएमडी कुछ आपका ऐसे आता है, तो ये कितना है WL²/8। ये पी पॉइंट, ये आर, ये क्यू पॉइंट पॉजिटिव, तो ये इसका बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बीएमडी पॉजिटिव है, सैग से बीम बेंड करता है, सैग सैग कर रहा है, सॉरी, बीएमडी पॉजिटिव है, सैगिंग शेप करेगा तो बीम ऐसे सैग कर रहा है। तो बीम कैसे बेंड करता है, ऐसे ऐसे कुछ बेंड कर रहा है इस तरह से। तो क्लियर दिख रहा है, टॉप पे कंप्रेशन है, बॉटम पे टेंशन है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करें बेंडिंग स्ट्रेस का और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का। तो बेंडिंग सैगिंग सैगिंग है, तो बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन। तो बॉटम पे क्या है, टेंशन, क्रॉस सेक्शन के बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, और टॉप पे कंप्रेशन ऐसे इस तरह से। ये न्यूट्रल एक्सिस है। डायरेक्ट शेयर का डायग्राम बना है, तो डायरेक्ट शेयर का देखा था अभी हमने, आई सेक्शन वाला क्वेश्चन किया था डायरेक्ट शेयर से निकालने में। तो ये डायग्राम कुछ आपका ऐसे, तो ये डायरेक्ट शेयर का डायग्राम।
अब बीम में ट्रांसफर लोडिंग से मेन क्राइटेरिया बेंडिंग स्ट्रेस ही होता है, बिकॉज बेंडिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है, बेंडिंग मूवमेंट से आता है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस, बट प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने में मेन क्राइटेरिया फॉलो करेगा, बिकॉज मेन क्रिटिकल पॉइंट है हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना। अब क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्यों निकालना है, वो सब की बात कर रहे हैं। अभी तो इतना हमको पता था कि बेंडिंग का डायग्राम ऐसे आता है, डायरेक्ट शियर का डायग्राम ऐसे बनता है। अब देखो जरा स्ट्रेस क्या किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, तो क्रॉस सेक्शन में ये ए पॉइंट है, बी सी डी ई, आप 10 पॉइंट ले लो, कुछ भी करते रहो। हमारा टारगेट क्या है कि वो बीम पर लोडिंग से जो स्ट्रेस आ रही है, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है आप वो निकालो, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रही है आप वो निकालो, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल होगा तो आपका बीम सेफ डिजाइन हो जाएगा। हमसे ये मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि आप ये बेंडिंग और शेयर क्या कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लोड लगा है हमको मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, दैट स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे। स्ट्रेस एलिमेंट वो पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में, वहाँ चैप्टर 1 में, जिस पॉइंट का स्टडी कर रहा है उसे पास करने वाले 2 या 3 प्लेन, तो वो क्यूबाइड स्ट्रेस एलिमेंट बनाते थे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड था, तो उस पॉइंट से पास करने वाले 3 प्लेन को दिखाता था। फिर स्क्वायर एलिमेंट बनाते थे, जो फॉर्मूला बनाया था स्ट्रेन एक्स का सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम से, तो उसमें जो स्ट्रेस एलिमेंट था तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिखाते थे, तो वो उस पॉइंट से पास करने 2 प्लेन को दिखाता था। तो वही ले रहे हैं, तो सबके लिए बनाएंगे हम, ए बी सी डी सब पॉइंट के लिए, सबके लिए चेक करेंगे। तो देखो जरा स्ट्रेस एलिमेंट बना है, तो हर के लिए, हर पॉइंट के लिए हम बना रहे हैं। तो ये ए पॉइंट के लिए हो गया, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, और ये ई पॉइंट के लिए। अब ये क्रॉस सेक्शन है, अब ये कट कहाँ किया, बीम तो फ्रंट से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, मान लो यहाँ सेक्शन कट कर दिया ऐसे, ये एक्स एक्स सेक्शन यहाँ का, कहीं भी कट कर सकते हो आप, इधर इधर जहाँ मर्जी ले सकते हो। यहाँ मान लो कट कर दिया, तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, डी पॉइंट ई पॉइंट, ऐसे ले लिया, ऐसे कट कर दिया। सो अब देखो जरा, अब हमको डायग्राम ड्रॉ करना दैट इन सब पॉइंट्स के लिए। तो ए बी सी डी पॉइंट है, स्ट्रेस एलिमेंट क्या है, ये जो स्ट्रेस एलिमेंट बनाया आपने, ये यहाँ शो किया, ये इस पॉइंट से पास करने वाले 2 प्लेन को दिखा रहा है, मतलब ये पॉइंट को उठा के आप यहाँ रखो ऐसे, एक प्लेन उससे ऐसे पास कर रहा है, एक प्लेन उससे ऐसे पास कर रहा है, उसको ऐसे शो कर दिया स्ट्रेस एलिमेंट। अब देखो जरा स्ट्रेस की वैल्यू रखें, तो ये ए पे स्ट्रेस मान लो आपका ये सिग्मा है, ये मान लो सिग्मा 1 है, यहाँ बी पे मान लो ये सिग्मा 2 है, ये 0 हो गया, यहाँ पे वही सिमेट्री है तो वही हो जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा 1 एज ए स्ट्रेस। वो निकालना हमको आता है, हम बाई अपॉन आई से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके दैट ये स्ट्रेस मान लो आपका टाउ 1 है, ये टाउ 2 है, ये टाउ 2, ये टाउ 1, 0 वैल्यू ऐसे। तो अब देखो जरा, अब स्ट्रेस एलिमेंट बनाना है, तो ए के लिए देखो जरा, सैगिंग है, बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, तो ए पॉइंट पे सिग्मा 1 है, कंप्रेसिव है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव शो किया ऐसे, तो ये सिग्मा 1 ऐसे, इस तरह से, इस तरह से है। फिर देखो जरा बी पे सिग्मा 2 है, कंप्रेसिव है, तो बी पॉइंट कौन सा, बी स्ट्रेस एलिमेंट ये, यहाँ सिग्मा 2, तो ये कंप्रेसिव सिग्मा 2 ऐसे हो गया। फिर सी पे देखो जरा, सी पे कोई नॉन बेंडिंग है ही नहीं, वैल्यू 0 आ रही है, सी वैल्यू कैसा है, 0 है, सी के लिए वैल्यू 0। फिर डी पे देखो, डी पॉइंट यहाँ पे, ये डी पॉइंट है, सिग्मा 2 टेंसाइल है डी के लिए, तो ये सिग्मा 2 टेंसाइल हो गया, ऐसे सिग्मा 2। एंड देन ई पॉइंट के लिए फिर 0 वैल्यू, यहाँ पे ई ना, सॉरी दैट सिग्मा 1 वैल्यू, सिग्मा 1 यहाँ पे, दैट सिग्मा 1 ऐसे। तो बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, क्यों, बीम बेंड होता है, बेंड में लेंथ बढ़ता है या कम होता है, तो लेंथ बढ़ा तो टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ कम हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसीलिए देखो नीचे वाले डी और ई पे टेंशन है, डी और ई पे वैल्यू टेंशन क्या है, और यहाँ पे ए और बी पे कंप्रेशन है, सी पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस पे था, तो वहाँ बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो गया, ऐसे बनाया। नाउ बचा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट से चेक करें, तो देखो जरा, एक ए और ई पे तो शेयर 0 है, ये कौन सा पॉइंट है, ये ए है, ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, तो ए पर और ई पर डायरेक्ट शेयर 0 है, तो इस पे भी 0 डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, टाउ का वैल्यू 0, और इस पे ए और ई, इस पे वैल्यू 0, यहाँ पे टाउ का वैल्यू, शेयर स्ट्रेस नहीं आ रहा, ऐसे बना। नाउ देखो जरा बी पॉइंट के लिए, बी पे क्या है, बी पे वैल्यू टाउ 1 है टाउ 2, अब ये दो में से कोई एक लेना है हमको, हम तो डिजाइन कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज बीम पे और निकाल रहे हैं, तो अगर आप टाउ 1 से ले लोगे तो कम पे डिजाइन हो जाएगा, इसलिए ज्यादा वैल्यू रखें, बिकॉज भाई टाउ 1 ले लिया आपने, मान लो ये 2 मेगापास्कल, ये 4 है, तो जो ज्यादा वैल्यू आई लोडिंग से उसको रखो, तभी तो स्ट्रेंथ से कंपेयर करेंगे, आपने इसी से कंपेयर करा दिया तो आप इसमें ज्यादा वैल्यू फेल कर जाएगा, तो इस पे चेक करो, जो लोडिंग से मैक्सिमम आ रहा है पहले वो निकालो, इसको स्ट्रेंथ और मटेरियल से कंपेयर करेंगे।
तो टाउ टू वैल्यू, दैट टाउ टू वैल्यू है इस पे आपका बी पे, तो बी पॉइंट पे ये बी पे टाउ टू रख लो। टाउ अगर कल को बोल दे कि भाई पॉइंट विद इन द फ्लेंज है तब हम टाउ वन लेंगे नहीं, लेकिन बोला डिजाइन करो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, तो टाउ टू ले लेंगे। तो बी सी डी, ए और ई पे तो जीरो हो गया, बी सी डी ई पे वैल्यू आएगी, तो बी पे सी पे डी पे, तो बी पे कितना है आपका दैट टाउ टू रख रहे हैं, बी पॉइंट ये है तो यहाँ टाउ टू शेयर स्ट्रेस ये रख दिया। और मालूम है दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो शेयर का वैल्यू इक्वल रहता है, तो ऐसे शो कर दिया टाउ टू। बी पे आ गया, सी पे देखो, तो सी पे टाउ कितना वैल्यू, ये मान लो आपका टाउ थ्री है, ये वाला वैल्यू मान लो आपका टाउ थ्री, वो सब निकालना हमको आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी पे क्या हो जाएगा टाउ थ्री, तो ऐसे आ गया, तो ये वैल्यू कितना टाउ थ्री। कल कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि स्ट्रेस एलिमेंट बना के दिखाओ, तो इसे हमको बनाना ऐसे आना चाहिए, कैसे बना यूज किया। देन डी पॉइंट है, डी पे आपका दैट डी पॉइंट वैल्यू कितना है टाउ वन, डी पे टाउ वन, तो डी पे वैल्यू जो है टाउ वन, ऐसे शो किया, तो ये वैल्यू टाउ वन, डी पे निकाला दैट टाउ वन। ई पर क्या है, ई वैल्यू फिर टाउ जीरो, ये जीरो है जीरो, तो ये सबके स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिए। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इस पॉइंट का स्ट्रेस एलिमेंट बनाओ, इसका बनाओ, ये बना दिया, तो ये तो बन गए स्ट्रेस एलिमेंट। अब देखो जरा हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो निकालो। तो अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सिग्मा वन वैल्यू इस सिग्मा टू से ज्यादा है, और बेंडिंग मेन क्राइटेरिया होता है, डायरेक्ट शेयर तो कम वैल्यू आती है, तो इसलिए सबसे क्रिटिकल हमको यही लग रहा है कि ए पॉइंट है ये बचा लिया तो बाकी सब सेफ हो जाए। क्यों, ये मैक्सिमम दिखा, सिग्मा वन वैल्यू है, ये तो वैल्यूज आपकी कम है, सिग्मा टू सिग्मा वन से कम है, और शेयर इतना ज़्यादा होता नहीं। लेकिन तब भी क्या है कि कई बार बीम जो है वो आपका ए पॉइंट पे फेल ना हो के बी पॉइंट पे फेल कर जाता है। अभी बस एक सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि हमेशा बीम आपका बी पॉइंट पे फेल करेगा, कई बार ए पे फेल करता है, कई बार बी पे फेल करता है, वो डिपेंड है कि लोडिंग कैसा है उस पर। अभी क्या कह रहे हैं कि सिंपल, अभी जैसे हमने प्रिंसिपल्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, इन सबके लिए स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिए, हमको दिख रहा है क्लियर कि सिग्मा वन सिग्मा टू से ज़्यादा है, डायरेक्ट शेयर का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता, बेंडिंग मेन क्राइटेरिया होता है, तो सिग्मा वन सबसे ज़्यादा है, तो ए पे डिज़ाइन कर दो, अगर ये ए सेफ हो गया तो बाकी सब सेफ हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार हम जब चेक करते हैं तो कई बार बीम आपका ए की जगह बी पॉइंट पे फेल कर जाता है। अब ये बी पॉइंट पे बीम फेल कैसे कर गया, ये आपको ना एसएफडी बीएमडी बता पाएगा, ना आपको बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट शेयर टॉपिक बता पाएगा, ना आपको दैट ना बेंडिंग बता पाएगा, ना डायरेक्ट शेयर बता पाएगा, ना एसएफडी बीएमडी बता पाएगा। एसएफडी बीएमडी खाली इतना बता रहा है कि आपको दैट सेक्शन वगैरह कहाँ कट करना। बेंडिंग और डायरेक्ट बेंडिंग से आपको कितना बता रहा है कि टॉप पे मैक्सिमम आ रही है, डायरेक्ट शेयर बता रहा है कि ऐसा डायग्राम बन रहा है। लेकिन कई बार बीम आपका बी, कई बार ए पे फेल कर रहा है, वो तो एक्सप्लेन हो रहा है बेंडिंग से, लेकिन कई बार यही बीम बी पॉइंट पे फेल कर रहा है। अब लेकिन बी पॉइंट पे बीम फेल कैसे कर रहा है ये आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस का नॉलेज नहीं है तो ये कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि बीम बी पे फेल क्यों किया, ए पे क्यों नहीं किया। तो इसलिए ये एक आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। इंटरव्यू पूछता है कि भाई क्यों पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो अब ये बिल्कुल एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल, इसको बना के समझा सकते हैं कि सर ए पे फेल किया तो बता सकते हैं, लेकिन बी पे फेल कर गई बीम तो उसको ये टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट शेयर एसएफडी बीएमडी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको दैट प्रिंसिपल स्ट्रेस की नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, कैसे आता है, सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। अभी बस सिंपल इतना कि बी पॉइंट फेल कैसे हुआ ये आपको कोई टॉपिक नहीं बता पाएगा जितना हमने अभी आज तक पढ़ा। इसलिए और खाली इस बीम की बात नहीं है, दुनिया का कोई कंपोनेंट जिस पे लोडिंग लगता है, चाहे बीम हो, कॉलम हो, शाफ्ट हो, प्लेट हो, कुछ भी है, वो सब के सब प्रिंसिपल स्ट्रेस से ही डिजाइन होते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की नॉलेज होगी तो आप प्रॉपर डिजाइनिंग कर पाओगे। तो इसलिए हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ना है, वही अब देखेंगे। ये बस एक एप्लीकेशन है कि दैट कोई आपसे पूछे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों पढ़ते हैं तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे अब धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे जरूरत है, कैसे निकालना है, क्योंकि हमारा बस टारगेट एक ही है, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, पूरा बीम पे लोडिंग लग रहा है, हमको नहीं मतलब कैसा आपने एसएफडी बनाया, बीएमडी बनाया, हमको बस मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी स्ट्रेस की। तो वही सबका स्टडी करें। देख लो फिर से एक बार, ये बीम दिया हुआ था, सेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर कहीं कट कर सकते हैं। कैसे किया, ये एसएफडी है, इसका बीएमडी, सैगिंग शेप आ रहा है, सैग कर रहा है बीम, बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन, तो इसका बेंडिंग का डायग्राम, डायरेक्ट शेयर का डायग्राम। अब ये जो स्ट्रेस एलिमेंट बनाए हैं ये सब आपका उन सब पॉइंट से पास करने वाले दो दो प्लेन को शो कर रहा है।
मतलब ये पॉइंट को उठा के आप ऐसे रख लो, उससे पास करने वाले दो प्लेन को ऐसे दिखा रहा है, तो वो स्ट्रेस एलिमेंट उस पॉइंट से पास करने दो प्लेन को दिखा रहा है। अब देखो जरा, ए बी सी डी 5 पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो सी पर तो बेंडिंग स्ट्रेस 0 है, बाकी ए और बी पे क्या है, कंप्रेशन है। ये डायग्राम कैसा सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, या तो बोर्ड में तो ऐसे ही शो करेंगे, सी और डी और ई पे टेंशन और ए और बी पे कंप्रेशन, तो वही दिखाया देखो जरा, ए पे बी पे कंप्रेशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सी और डी पे टेंशन, ई पे वैल्यू जी, ई पे दैट, सी और डी पे टेंशन, सी पे न्यूट्रल एक्सिस पे है तो वैल्यू 0 है, यहाँ पे सिग्मा कितना 0 है, तो इस केस में सिग्मा का वैल्यू 0, क्यों, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस पे है, और डी पे क्या टेंशन हो गया। देन शेयर चेक करो, शेयर का डायग्राम ऐसे बनता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का, तो ए और ई पे 0 है तो ए पे 0 टाउ और ई पे 0 टाउ, बाकी बी सी डी पे आएगा, तो बी पे क्या जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे हम जो मैक्सिमम वैल्यू उसको ले लेंगे, कोई डिजाइनिंग करना है टाउ 2 ले लिया, तो बी कौन सा पॉइंट है, बी और डी पे, तो बी और डी पे टाउ 2, बी और डी पे टाउ 2, टाउ 1 दैट, बी और डी पे कितना टाउ 2, देखो जरा मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे टाउ 2, तो डी कौन सा पॉइंट है, ये टाउ 2 वैल्यू जो भी मैक्सिमम उसको रखेंगे। देन सी पॉइंट, सी के लिए क्या टाउ 3 वैल्यू, सी पे टाउ 3 वैल्यू यहाँ निकालेंगे, तो क्लियर दिख रहा है मैक्सिमम है, टाउ का मैक्सिमम कितना टाउ 3। अभी बन गया स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम, सही है। अब बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक क्या बोल रहा है आपसे कि ए पॉइंट मैक्सिमम सिग्मा 1 है, वहीं डिजाइन कर दो, क्योंकि डायरेक्ट शेयर तो बहुत कम ही होता है, कई बार उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, तो ए पे जब ए पे डिजाइन किया तो बिल्कुल सही है, तो आपको बेंडिंग के लिए एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कई बार यही बीम आपका बी पे फेल कर जाता है, तो अब ये बी पर फेल कैसे कर गया, ये आपको कोई एस एफ डी वी एम डी बेंडिंग डायरेक्ट शेयर कोई समझा नहीं पाएगा, अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की नॉलेज नहीं है तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो देखेंगे, तो वो कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैसे मैक्सिमम निकालेंगे, सब चाहो। अभी टारगेट इतना, हमको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम नॉर्मल, मैक्सिमम शेयर, वो अब इन सब स्ट्रेस एलिमेंट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरनेट पूछता है आपसे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्यों पढ़ते हैं, तो ये हम डायग्राम बना के पूरा उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं उसको उसको समझ में आता है कि इसको नॉलेज है, रटे रटाए फॉर्मूले रट के नहीं है, फॉर्मूले तो आगे बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखेंगे कैसे आ रहा है। तो ये यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन है कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्यों पढ़ रहे हैं सब, तो ये पूछेगा क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये सब स्ट्रेस एलिमेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता रहता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ भी पूछ सकता है, हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे पूरा, तो यही सब पढ़ना है, देखेंगे इसको, नोट कर लो पहले इसको।
यहाँ इसके ऊपर 4.5 लिख देना। 4.5 में इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, वो पढ़ना है साथ में। ये रफ कर रहे हैं।